हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो मेरी जरूर देखी होगी, जो कि बायोलॉजी के टॉपिक पे थी। स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का आखिरी पार्ट था, पार्ट 5। अगर नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे जाके जरूर देखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एज पर योर सिलेबस। तो चलिए खैर, आज की जो वीडियो है हमसे स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एक डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट सब्जेक्ट पे होने वाली है। इट्स गोना बी ऑन हिस्ट्री एंड वी आर गोना टॉक अबाउट संगम एज इन सदर्न इंडिया। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत कोशिश करता हूँ, रोज बहुत मेहनत करता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ आप लोगों को, जिसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी तरफ से मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को आप लोग, मेरे वीडियोस को आप लोग शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एजुकेशन का फायदा उठा सकें। तो मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो लाइक किया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो चलिए फिर आज की जो वीडियो है उसे हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए फिर लेट्स गो। संगम एज इन साउथ इंडिया। अब देखिए बच्चों, संगम एज का मतलब होता है पीरियड, ठीक है। अब वक्त, पीरियड मतलब होता है कोई ऐसा वक्त। अब जैसे कि एंशिएंट तमिल स्पीकिंग की अगर हम बात करें, हिस्ट्री, अगर तमिल स्पीकिंग के हिस्ट्री की बात करें हम लोग, जैसे मान लीजिए तमिल स्पीकिंग एरियाज को हम लोग कहते हैं तमीज़हम, ठीक है। तमीज़हम कहते हैं, नोट इट डाउन। अब ये जो आपका तमिल स्पीकिंग एरियाज था साउथ इंडिया में, जो कि आपका रफली इसका ये स्पैन किया 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक, यानी 3rd सेंचुरी BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, से 3rd सेंचुरी CE तक ये आपका रहा। ये पीरियड आपका कब से कब तक रहा? 3rd सेंचुरी BCE से लेके 3rd सेंचुरी CE तक रहा। अब देखिए, संगम का मतलब होता है कन्फ्लुएंस, और कन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहां पे दो रिवर्स मीट करते हैं। संगम का क्या मतलब होता है? संगम का मतलब होता है कन्फ्लुएंस, ठीक है, जहां पे वे टू रिवर्स मीट। आई एम नॉट राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो कन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहां पर दो रिवर्स मीट करते हैं। और संगम का मतलब अकेडमी भी होता है। अकेडमी मतलब जहां पर पढ़ाई लिखाई होती है, जहां पे स्कॉलर्स ये लोग जो है आपस में मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता था ना कि यहाँ पे तमिल पोइट्स और स्कॉलर्स जो है वो एक जगह इकट्ठा होते थे सिटी में। कौन से सिटी में इकट्ठा होते थे ये स्कॉलर्स? ये मदुरई में इकट्ठा होते थे, मदुरई, ठीक है। ये स्कॉलर्स आपका एक जगह जो है मदुरई में इकट्ठा होते थे। अब ये जो पोएट्स थे, इन्होंने फेमस संगम लिटरेचर को कंपोज किया था। अब 3 प्रोमिनेंट किंगडम्स जो है वो संगम एज में फ्लरिश किया था, उभरा था। अब देखिए ये 3 प्रोमिनेंट किंगडम्स कौन सा था? चेराज, ठीक है, जो कि आपका प्रेजेंट डे केरला में होता है, केरला विद द कैपिटल एट वंजी। अब सबसे पहला जो था आपका किंगडम वो था चेराज। सबसे पहला किंगडम क्या था आपका? ये था आपका चेराज, ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट केरला में है। अब देखिए अगला था आपका चोलास और तीसरा था आपका पांड्यास। 3 किंगडम उभरा था इस वक्त संगम एज में, चेरास, चोलास और पांड्यास। मैंने अभी बताया आपको कि चेरास जो है वो आज के डेट में प्रेजेंट डे केरला में है विद द कैपिटल। अब देखिए इनका कैपिटल क्या था? वंजी। इनका कैपिटल था वंजी, ठीक है। उसी तरह से आपका जो चोलास था वो सदर्न आंध्रा में रूल करता था, जिसका कैपिटल था कावेरी पट्टनम। इनका कैपिटल था कावेरी पट्टनम। उसी तरह से पांड्यास जो रूल करते थे उनका कैपिटल था मदुरई। इनका कैपिटल था मदुरई। तो ये 3 किंगडम्स था जो कि उभरा था संगम एज में इस वक्त, ठीक है, जो कि अभी तमिलनाडु में पाया जाता है। ये मदुरई आज के डेट में तमिलनाडु में पाया जाता है। ये वंजी जो है वो केरल में पाया जाता है, ठीक है।
और ये आपका सदर्न आंध्र में कावेरी पट्टनम। अब देखिए चेरा किंगडम जो था वो सबसे पहला किंगडम था साउथ का अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। अगर ये सवाल पूछे कि वेस्टर्न कोस्ट में सबसे पहला किंगडम कौन था तो वो चेरा था। अब देखिए बच्चों कुछ रिसोर्सेज हैं जो इस रीजन के बारे में बताते हैं, जो इस रीजन को रिफर करते हैं एज केरला पुत्र। कुछ ऐसा रिसोर्सेज है जो इस रीजन को रिफर करता है, इसका नाम दे दिया है उन सोर्सेज ने केरला पुत्र। अब देखिए इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे इस वक्त वो उदयन जिराल और नेदुन जिराल थे। इंपॉर्टेंट रूलर्स में कौन थे? उदयन जिराल और दूसरा रूलर था हमारा नेदुन जिराल। नेदुन जिराल। तो ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, इनका भी नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब चेरास जो है उनको डिफीट कर दिया था पांड्याज ने 4th सेंचुरी सीई में। चेरास को किसने डिफीट किया था? चेरास को पांड्याज ने डिफीट किया था, पांड्याज ने, ठीक है, पांड्याज ने डिफीट किया था। और कब डिफीट किया था? 4th सेंचुरी सीई में। जस्ट नोट इट डाउन। अब देखिए पांड्या किंग जो था जिसका नाम था नेदुन जेलियान। पांड्या का जो किंग था, इसका जो किंग था उसका नाम था नेदुन जेलियान। क्या नाम था? नेदुन जेलियान नाम था, ये याद रखिएगा। ये सबसे फेमस रूलर था, पांड्यास का सबसे फेमस रूलर कौन था? नेदुन जेलियान था। अब चोलास जो है वो भी सेटल कर गए थे अलोंग द कावेरी डेल्टा। चोलास कहां पर सेटल किए थे? कावेरी डेल्टा में और करिकल में विद देयर ग्रेटेस्ट रूलर। तो कावेरी डेल्टा में आपका चोलास सेटल कर गए थे और उनका सबसे बड़ा रूलर था करिकल। अगर हम लोग चोलास की बात करें, चोलास जो है वो कहां पर सेटल किए थे? वो लोग कावेरी डेल्टा बोला है, कावेरी डेल्टा में सेटल किए थे। और इनका जो सबसे फेमस और ग्रेटेस्ट रूलर था वो था करिकल। ये सवाल आपको बनेगा, सबसे फेमस रूलर चोलास का कौन था? करिकल। पांड्यास का कौन था? नेदुन जेलियान। चलिए ठीक है। अब चोलास जो है दे वर सबऑर्डिनेटेड बाय पल्लवास, ठीक है, चोलास को सबऑर्डिनेट करते थे पल्लवास, यानी कि उनके अंडर में थे ये, उनके अंडर में वो लोग, उनके जितने बड़े नहीं थे उनके अंडर में काम करते थे। अब देखिए ये 3 किंगडम जो है इनको पॉपुलरली बोला जाता था मूवेंडर। अगर ये सवाल बनेगा कि इन 3 किंगडम्स को मिलाकर यानी कि चेरास, चोलियास और पांड्यास को मिलाकर क्या बोला जाता था, तो उनको मूवेंडर बोला जाता था, ठीक है, मूवेंडर बोला जाता था। इनको मिलाकर चोलास, चेरास और पांड्या को एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता था? मूवेंडर बोला जाता था, जिसका मतलब होता है द 3 किंग्स। मूवेंडर का मतलब क्या होता है? नोट इट डाउन, द 3 किंग्स। अब देखिए मूवेंडर के अलावा कुछ लोकल चीफटेन्स थे, कुछ चीफ थे ऐसे जो कि छोटे छोटे नेबरिंग किंगडम्स को रूल करते थे। नेबरिंग किंगडम्स मतलब पड़ोसी किंगडम्स, आसपास जो पड़ोस के छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको रूल करते थे कुछ छोटे छोटे किंग्स, कुछ छोटे छोटे चीफटेन्स उनको रूल करते थे। अब देखिए 3 संगम, लेजेंड्स मानते हैं कि 3 संगम एज था। एक था आपका हेड संगम एज, एक मिडिल संगम एज और एक था लास्ट संगम एज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल रब दिस एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। एक आपका हेड संगम एज था, ठीक है, उसके बाद आपका था मिडिल संगम एज और फिर लास्ट संगम। मिडिल था और दूसरा आखिरी था लास्ट, ठीक है। तो ये तीनों आपका 3 संगम एज था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जब हम लोग इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं संगम एज, तो हम लोग रिफर करते हैं लास्ट, इन तीनों में से सबसे लास्ट वाले एज को हम लोग रिफर करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। इसलिए जब भी हम लोग संगम एज के बारे में बात करते हैं तो हमेशा लास्ट वाले को ही रेफरेंस देते हैं, उसी को रिफर करते हैं, क्योंकि इस दोनों संगम एज के बारे में, हेड और मिडिल संगम एज के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था तमीज जख्म के बारे में,
जो कि तमिल स्पीकिंग एरियाज को कहते हैं। जिन एरियाज में तमिल भाषा बोली जाती थी उस वक्त, उसको हम लोग कहते हैं तमीज जख्म। याद रखिएगा, तमिल स्पीकिंग एरियाज को हम लोग क्या कहते थे? तमीज जख्म। जिसमें आपका तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब जगह इंक्लूडेड था। अगर आपसे पूछ दे तमीज जख्म में कौन कौन सा एरिया इंक्लूडेड था, मतलब किस किस जगह में जो है आपका तमीज जख्म जो है वो पाया जाता था, जहाँ पे तमिल भाषा बोली जाती थी, तो वो तमिलनाडु था, केरला था, यू कैन नोट इट डाउन, लक्षद्वीप, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका और श्रीलंका और मालदीव्स में भी आपका तमिल भाषा बोली जाती थी। दैट्स व्हाई दीज एरियाज वेर नोन एज तमीज जख्म। अब देखिए हम लोग नाउ विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ संगम एज। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि संगम एज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और हम लोग लास्ट वाले को ही हमेशा रिफर करते हैं क्योंकि इस दोनों के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग बात करेंगे संगम एज के सोर्स के बारे में। कौन सा ऐसा सोर्स है जो आपको संगम एज के बारे में बताता है? ठीक है, ऐसे हम लोग सोर्स है जो हम लोगों को संगम एज के बारे में बताता है। बारी बारी से समझेंगे। पहले लिटरेरी सोर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आपको संगम एज के बारे में बताता है, कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, लिटरेरी सोर्स जो है वो किस फॉर्म में पाए जाते थे? संगम लिटरेचर के फॉर्म में, जो आप लोग को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है हिस्ट्री ऑफ संगम एज के बारे में, संगम एज के बारे में बताता है। अब देखिए, अभी जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है संगम लिटरेचर का, वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं इंटायरली बिलोंग करता है मदुरई को, जहां पे वो पब्लिश किया गया था पांड्या किंग्स के राज में। पांड्या किंग्स के राज में जो है एस्टैब्लिश किया गया था कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर को। ठीक है, किसके राज में? ये कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर है। ठीक है, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था पांड्यास के राज में। इस लिटरेचर को किसके राज में? याद रखिएगा, पांड्यास के राज में। ये सब याद रखने की चीज है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को ये सब। तो इसको पांड्यास के राज में एस्टैब्लिश किया गया था मदुरई में। अब देखिए, संगम लिटरेरी सोर्सेज जो होता है, इसमें बेसिकली आपका बात होता है तिरुक्कुरल के बारे में, एट्टू थोगई के बारे में, पाथु पत्तू के बारे में और तोल्काप्पियम के बारे में। मतलब ये जो एट्टू थोगई है ये एंथोलॉजीज है आपका। तिरुक्कुरल जो है 1330 राइम्स है इसमें आपका। मतलब इसमें कौन कौन सी किताब आती है? तिरुक्कुरल है, ठीक है, उसके बाद आपका एट्टू थोगई है, एट्टू थोगई है। उसके बाद 2 किताब और है आपकी, पाथु पत्तू। They'll ask you these types of questions in your exam. Okay, this one, and the last one will be, एक आखिरी और किताब है तोल्काप्पियम। ठीक है, अब ये सबसे पहली वाली जो आप किताब देख रहे हैं तिरुक्कुरल, ये बात करती है आपका 1330 राइम्स के बारे में। ठीक है, ये इतना राइम्स था इसमें कुछ। दूसरी वाली एट्टू थोगई जो है वो बात करती है एंथोलॉजीज के बारे में। तीसरा वाला 10 आइडल्स के बारे में, ये एंथोलॉजीज के बारे में बात करती है, एंथोलॉजीज। और ये 10 आइडल्स के बारे में बात करती है। और आखिरी वाली जो किताब है हमारी तोल्काप्पियम, वो एक ग्रामर की किताब है। इट्स अ तमिल ग्रामर, ये तमिल ग्रामर की किताब है। अब देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये था संगम लिटरेरी सोर्सेज का कि उनमें से ज्यादातर सोर्सेज जो थे वो सेक्युलर थे नेचर में। दे वर सेक्युलर इन नेचर। उसमें कोई रिलीजियस बेसिस पे कुछ भी वैसा गलत सही बात नहीं लिखा हुआ था। इट वाज सेक्युलर इन नेचर।
और इसमें इट डू नॉट सब्सक्राइब टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। ये सबसे खास बात थी संगम लिटरेचर के बारे में। होता है ना कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में अच्छा लिख दिया और दूसरे रिलीजन के बारे में बुरा बुरा लिख दिया, तो वैसा इसमें कुछ भी नहीं था। ये सबसे खास बात थी। अब देखिए तिरुक्कुरल, सबसे पहली वाली जो किताब देख सकते हैं यहाँ पे तिरुक्कुरल, इसके बारे में बात हो रही है। ये एक क्लासिक बुक थी जिसमें 1330 राइमिंग तमिल कपलेट्स था। इसमें राइमिंग तमिल कपलेट्स था और इसे लिखने वाले का नाम है थिरुवल्लुवर। इसे लिखने वाले का नाम क्या है? थिरुवल्लुवर। थिरुवल्लुवर इसे लिखने वाले का नाम है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो कपलेट्स इसमें लिखा हुआ था, मतलब इसके अंदर जो राइमिंग है 1330 राइमिंग है इस किताब के अंदर, तिरुक्कुरल के अंदर। इसका एम बेसिकली ये था कि ह्यूमन बींग्स को गाइड करना मोरालिटी के बेसिस पे और एथिक्स के बेसिस पे, क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से हम लोग को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए, टू लीड अ यूजफुल लाइफ। तो ये सारी चीज़ थी। बेसिकली इट वाज टॉकिंग अबाउट दिस बुक वाज टॉकिंग अबाउट मोरालिटी, एथिक्स एंड हाउ टू लीड अ गुड लाइफ और हाउ टू लीड अ यूजफुल लाइफ। अब देखो तिरुक्कुरल को आपको ट्रांसलेट किया गया है 30 से ज़्यादा भाषा में ग्लोबली। इस बुक को आपका मोर देन 30 लैंग्वेजेस में इसको जो है ट्रांसलेट किया गया है ग्लोबली, जिसमें लैटिन ट्रांसलेशन है कॉन्स्टेंसो बेस्ची द्वारा। मतलब लैटिन ट्रांसलेशन भी इसका आ चुका है कॉन्स्टेंटो बेस्ची द्वारा 1730 CE में। अब तिरुक्कुरल जो है, ये जो हमारी पहली किताब है बच्चों, तिरुक्कुरल वाज, मतलब इसका पहला जो ओरिजिनली जो इसका नाम दिया गया था वो मुप्पाल था। इसका ओरिजिनल नाम क्या था ये आप लोगों को पूछ सकता है। इसका ओरिजिनल नेम था मुप्पाल। इसका ओरिजिनल नेम था मुप्पाल, MUPPAL, ठीक है, जिसका मतलब होता है 3 पार्ट्स। और ये नाम इसके पोएट थिरुवल्लुवर ने ही दिया था। इस पोएट का नाम जरूर याद करिएगा। अब अगर ऐसा सवाल पूछ दे कि तिरुक्कुरल जो किताब थी इसका ओरिजिनल नाम मुप्पाल क्यों दिया गया था, जिसका मतलब होता है 3 पार्ट्स, क्योंकि ये बुक जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। सो द आंसर इज एज सिंपल एज दैट कि आपका चूंकि बुक्स जो है वो 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड थी और मुप्पाल का मतलब होता है 3 पार्ट्स, इस वजह से इसका नाम मुप्पाल रखा गया था। सो बिकॉज इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, जस्ट नोट दिस आंसर। अब देखिए सबसे पहला सेक्शन जो है इसका वो डील करता है एथिक्स और वर्च्यूज के साथ। इस किताब का, तिरुक्कुरल का सबसे पहला पार्ट है वो डील करता है एथिक्स के साथ, एथिक्स एंड मोरालिटीज के साथ डील करता है। अब दूसरा पार्ट जो है, 3 पार्ट है ना इसकी किताब का, दूसरा पार्ट आपका डील करता है इसमें गवर्नेंस और वेल्थ मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड पैसों को किस तरह से मैनेज किया जाए। सिर्फ पैसों को ही नहीं, पैसा है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, किस तरह से मैनेज किया जाए। और तीसरा है लव एंड रोमांस, प्यार मोहब्बत की बात, लव एंड रोमांस, ठीक है। तो ये 3 चीजें इस किताब में लिखी हुई थी। तिरुक्कुरल को 3 पार्ट, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि वो 3 पार्ट्स किस 3 चीज के बारे में डिस्कस कर रहा था। Just you can take the screenshot. It's important for your exam, whatever I have written here. अब देखिए now we'll talk about the poems. अभी तो हम लोगों ने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात की है, लेकिन लिटरेरी सोर्सेज में और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग को बात करना है। जैसे कि अब हम लोग बात करेंगे पोएम्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल रब दिस। देखिए बच्चों हम लोग पोएम्स के बारे में बात कर लेते हैं। पोएम्स जो उस समय लिखी गई थी संगम एज में, वो हम लोग को संगम एज के बारे में क्या बताती है। अब देखिए ज्यादातर एग्जिस्टिंग संगम लिटरेचर जो है वो पोएट्री के फॉर्म में भी है, ये याद रखिएगा। जैसे कि एत्तु थोगई की अगर बात करें, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे, एत्तु थोगई में आपका 8 एंथोलॉजीज है पोएम्स का। एत्तु थोगई, एत्तु थोगई में आपका कितना एंथोलॉजी है? 8 एंथोलॉजीज है इसमें, ठीक है, 8 एंथोलॉजीज है, याद रखिएगा। तो ज्यादातर जो लिटरेचर है वो पोएट्री के फॉर्म में ही इस वक्त लिखी गई थी।
अब ये जो एतुत हो गई है, इसके अंदर 8 एंथोलॉजीज है जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे लिखी गई है, जिसका ताल्लुक आपका ह्यूमन इमोशंस और एक्सपीरियंस से है। ये जो एंथोलॉजीज है इसका ताल्लुक किस चीज से है? ह्यूमन इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। अब देखिए पत्थु पाथु जो है ये दूसरी एंथोलॉजी की बुक है, जिसमें आपकी 10 किताब है, 10 बुक्स है तमिल पोएट्री की। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट बुक पत्थु पाथु, अभी बात की थी उसके बारे में, वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए संगम पोएट्री जो है उसको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। संगम के पोएट्री को आपका कह सकते हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स विच विथ इट डील्स। मतलब 2 अलग अलग टॉपिक के बेसिस पे, क्योंकि दोनों टॉपिक अलग है इस वजह से उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं संगम पोएट्री को 2 अलग अलग पार्ट्स में। एक अगम पोयम है जो कि आपका पर्सनल और ह्यूमन एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है, जैसे कि लव एंड रोमांस। और दूसरा है आपका पुरम पोयम्स। एक है आपका अगम और दूसरा है आपका पुरम। ये आपका ह्यूमन एस्पेक्ट्स यानी लव एंड रोमांस के साथ डील करता है, अगम। और दूसरा जो पुरम है वो आपका दूसरी तरफ डील करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ, जैसे कि हीरोइज्म, ठीक है, एथिक्स, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, फिलैंथ्रॉफी, सोशल लाइफ, कस्टम्स, सोशल लाइफ और कस्टम्स की बात होती है इस दूसरे वाली किताब में, और फिलैंथ्रॉफी। ठीक है। तो पुरम में ये सारी चीजों की बात, इन सारी चीजों की बात होती है, और अगम में आपका ह्यूमन एस्पेक्ट्स की बात होती है, लव और रोमांस की। जस्ट नोट इट डाउन। अगम एंड पुरम 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था संगम पोएट्री को। अब देखिए दोनों ही अगम और पुरम पोएट्री जो है इसका भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगम का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है और पुरम का भी और ज्यादा क्लासिफिकेशन है। इट मींस दैट दीज 2 बुक्स वर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस थिनाइज। अब देखिए इनका जो सब डिवीजन है उसको कहते हैं थिनाइज कहते हैं। ठीक है। अब हर थिनाई जो है इसका अपना इसको आप परसीव कर सकते हैं एज पोएटिक वर्ड और जेनरे, जो डिस्क्राइब करती है बैकग्राउंड एलिमेंट्स के बारे में, या फिर किसी पर्टिकुलर लैंडस्केप के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, किसी पर्टिकुलर हिस्से के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों को ये किताब जो है वो बताती है। यानी कि हर थिनाई जो है वो हम लोग को अलग अलग लैंडस्केप के बारे में बताती है, जिसमें आपका एक स्पेसिफिक इमोशन होता है। tells about various landscape, tells us about various landscapes। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। नाउ वील टॉक अबाउट ग्रामर एंड एपिक्स। 2 और लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे पास जो कि ग्रामर है और एपिक्स है। अब यहीं पे हम लोग जोड़ लेते हैं ग्रामर को। ये देखिए ग्रामर की बात कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों तोलकप्पियम जो है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स हैं ग्रामर पे तमिल लैंग्वेज में। अगर पूछे कि तमिल लैंग्वेज में सबसे पुरानी किताब जो है ग्रामर की वो कौन सी है, तो तोलकप्पियम है। तोलकप्पियम, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तोलकप्पियम है, तोलकप्पियम। अब देखिए जो ऑथरशिप है इन ट्रीटीज का ये अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है। ठीक है। जो ऑथरशिप है मतलब इसको लिखने वाला कौन है, तोलकप्पियम को, ये अभी तक अननोन है। ठीक है, अननोन है। ऑथरशिप के बारे में पता नहीं चला किसने लिखा है, क्या लिखा है। अब देखिए जो तोलकप्पियम जो नाम पड़ा है ये कहाँ से आया है, ये 2 तमिल वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से आया है जो तोन्मई है और कप्पियम है। ये तोलकप्पियम, तोन्मई और
कप्पियम, कप्पियम से आया है, तोन्मयी और कप्पियम से आया है, जिसका मतलब होता है बच्चों एंशियंटनेस लिटरेचर। इसका मतलब होता है एंशियंट मतलब पुराना, एंशियंटनेस पुराना होना, और ये बहुत पुरानी लिटरेचर है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया तोन्मयी कप्पियम को मिलाकर तोलकप्पियम, पुरानी किताब, पुरानी लिटरेचर। नाउ वी विल टॉक अबाउट एपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल रब दिस पार्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। चलिए बच्चों, एपिक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब लेटर संगमेज में क्या होता है, जो आखिरी वाला सबसे संगमेज था, उसमें 5 ग्रेट एपिक्स जो है तमिल लिटरेचर की वो कंपोज की गई थी। उन 5 ग्रेट एपिक्स को हम लोग कहते हैं एम्पेरुकप्पियम, आयम्पेरुकप्पियम, आयम्पेरुकप्पियम या फिर एम्पेरुकप्पियम कहते हैं इसे, ठीक है। ये 5 ग्रेट एपिक्स को कहते हैं, 5 महान एपिक्स लिखा गया था, कहानी लिखी गई थी, जिसे कहते हैं एम्पेरुकप्पियम, आयम्पेरुकप्पियम। अब देखिए इसमें कौन कौन 5 कहानी थी। सिलप्पदिकरम, सिलप्पदिकरम, मानिमेकलाई, जस्ट नोट इट डाउन, इट्स वेरी टफ, द स्पेलिंग इज, क्या था, सिलप्पा, सिलप्पदिकरम, सिलप्पदिकरम। अगली किताब थी हमारी मानिमेकलाई, मानिमेकलाई थी, ठीक है। इसके बाद अगली हमारी किताब थी सिवाका चिंतामणि, सिवाका चिंतामणि। जस्ट ये सारा उतार कॉपी कर लीजिए, अगर आपके पास बुक है तब मार्क कर सकते हैं, नहीं है तो फिर कॉपी कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिवाका चिंतामणि, वलयापति और कुंदलाकेशी, वलयापति, वलयापति एंड कुंदयाकेशी, इट्स वेरी टफ, कुंदयाकेशी। अब देखिए याद तो करना ही है, फिर क्या कीजिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये 5 जो किताब थी आपकी, इन 5 ग्रेट एपिक्स में से ये 5 किताब यही है, ठीक है। और इसको सब मिलाकर इन सारी किताब को क्या कहते हैं, आयम्पेरुकप्पियम, ठीक है। अब देखिए आयम्पेरुकप्पियम जो है वो लिखी गई थी उस पीरियड में, यानी 1st सेंचुरी सीई से 10th सेंचुरी सीई तक के बीच में ये सारी किताब लिखी गई थी। 1st सेंचुरी सीई, 1st सेंचुरी सीई से 10th सेंचुरी सीई, सेंचुरी सीई तक, इस पीरियड में ये सारी किताबें लिखी गई थी, 1st से 10th सेंचुरी सीई तक, ठीक है। और ये सारी किताबें हम लोग को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बताती हैं सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और एकेडमिक लाइफ के बारे में, यानी उस वक्त के लोग का समाज जो है आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा था, सामाजिक स्वभाव कैसा था, रिलीजियस लाइफ कैसा था, ठीक है, धर्म उन लोग का कैसा, कौन कौन सा धर्म था, उसके बाद कल्चरल लाइफ कैसा था, उन लोगों का कल्चर कैसा था, फिर वो लोगों का, उन लोगों का एकेडमिक लाइफ कैसा था, मतलब पढ़ाई लिखाई में वो लोग कैसे थे, कितना ज़्यादा वो लोग रुचि रखते थे पढ़ाई लिखाई में, इंटरेस्ट रखते थे। सो इट टेल्स अबाउट सच थिंग्स। अब देखिए सिलप्पदिकरम जो है, सिलप्पदिकरम, ये वाली किताब सिलप्पदिकरम पहली वाली, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 5 किताब में से सबसे ज़्यादा सिलप्पदिकरम इंपॉर्टेंट है। और इस किताब का ताल्लुक है कोवलन, कोवलन कोई इंसान होगा, उसके लव के साथ, कोवलन के लव के साथ इसका ताल्लुक है, फॉर अ कर्टेसन कॉल्ड माधवी। अब देखिए ये कोवलन जो है एक कर्टेसन से प्यार करता था जिसका नाम था माधवी, ठीक है। तो वी आर नॉट राइटिंग दिस, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस इतना याद रखिएगा, ये जो किताब थी इसमें एक आदमी था कोवलन जो बहुत ज़्यादा प्यार करता था एक लड़की से जिसका नाम था माधवी, हु वाज अ कर्टेसन, ठीक है। अब देखिए मानिमेकलाई जो है वो एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कोवलन और माधवी की स्टोरी है ये, और इसका नाम है मानिमेकलाई, ठीक है। ये जो दूसरी वाली किताब है
ये आपका उसी दोनों के लव स्टोरी के बारे में है, मतलब कि आपका कोवलन और माधवी के लव स्टोरी के बारे में है। कोवलन और माधवी के लव स्टोरी के बारे में ये किताब है आपकी मानी मकड़ी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड टिल हियर। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने अलग ही टॉपिक के बारे में आज बात किया है। पहली बार हिस्ट्री टॉपिक के बारे में, संगम लिटरेचर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने बात किया है, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़, लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, एंड टुमारो विल टॉक अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एज वेल। तो चलिए फिर आज की जो वीडियो है उसे एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पर पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और जो नोट्स आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप लोगों को इंशाल्लाह ताला एग्जाम में जो है उसी पैटर्न से सवाल आता है बच्चों। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को मैं फ़ायदा पहुँचाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।